आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ जिस प्रकार से नाटक किया जा रहा है प्रतिपक्ष द्वारा, यह शोभनीय नहीं है। स्थगनों के सिलसिले से प्रभावित देश की संसद में आज एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव राज्यसभा के पदेन सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ। अगर ये प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया तो सभापति को अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। विपक्ष का आरोप है कि सभापति उनकी बातों को सुनते नहीं हैं, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? नंबर गेम क्या कहता है, इस पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। फिर चलेंगे बेंगलुरु। आईटी प्रोफेशनल अतुल सुभाष को किस सूरत हाल से गुजरना पड़ा होगा कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ी, और यही उन्हें एकमात्र समाधान लगा उनकी समस्या का। अतुल ने जाते जाते उन महिला जज पर संगीन इल्जाम लगाए जो अतुल के तलाक का मुकदमा सुन रही थीं, और इस तरह सवाल उठे न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर भी। इस केस पर चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव पर क्या टिप्पणी की। आखिर में होंगी दिन की सुर्खियां। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललित टॉप शो। सबसे पहले बात देश की संसद की। देश की संसद चलने से ज्यादा रुक रही है। शीत सत्र का आज का दिन भी कमोबेश ऐसा ही रहा, लेकिन आज का दिन शुरू होने के पहले दो बैठकें हुई, दो मीटिंग्स। मीटिंग नंबर 1, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स के साथ बातचीत की, उनसे आग्रह किया कि सदन को चलने दें। और मीटिंग नंबर 2 हुई, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों के साथ एक मीटिंग की। विपक्षी सांसदों ने संसद के न चलने पर चिंता जाहिर की। राहुल गांधी ने भी कहा कि संसद की बहस में हिस्सा लीजिए, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि मीटिंग्स अक्सर किसी भी न निभाए जाने वाले वादे का रिप्लेसमेंट होती हैं। असल में जो होना होता है वो मौके पर ही होता है। यही हुआ संसद में भी। मीटिंग्स में वादा करके और हिदायत पाकर सांसदगण जब बाहर आए तो कार्यवाही शुरू हुई, और शुरू होते ही कार्यवाही हंगामा भी शुरू हो गया। पहले लोकसभा की बात करते हैं, वहां कार्यवाही शुरू हो इसके पहले ही विपक्षी सांसदों की तस्वीरें संसद के बाहर से आईं। अधिकतर के हाथों में काले रंग के झोले थे। इन झोलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के कार्टून्स बने हुए थे। हम एक बैग देख रहे हैं और मोदी और अडानी की तस्वीर है, और जो नारे हैं लगाए जा रहे हैं वो आप सुन सकते हैं। घेरेबंदी की जा रही है। घड़ी में जब 11 बजे संसद के अंदर से तस्वीरें आई, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों को संसद की गरिमा याद दिलाई। संसद एक पवित्र स्थल है। जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है वह सिर्फ न अशोभनीय है, बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी। जब स्पीकर ओम बिरला नारों, पोस्टरों और मुखौटों का जिक्र कर रहे थे तो इस बहाने सबका ध्यान 9 दिसंबर के उस घटनाक्रम पर गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का मुखौटा लगाए हुए 2 सांसद परिसर में नमूदार हुए थे, और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनका इंटरव्यू लिया था। इधर स्पीकर ओम बिरला की हिदायत के बाद फिर शुरू हुआ हंगामा, और यूं 4 मिनट बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। फिर शुरू हुई 12 बजे। शुरुआती सवाल जवाब के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू अपनी सीट से खड़े हुए और विपक्षी सांसदों से माफी की मांग की। वजह जॉर्ज सोरोस। सदन को चलाने के लिए सदन को ऑर्डर में लाने कि आपका शर्मनाक व्यवहार की वजह से जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा है, आपको माफी मांगना चाहिए। और जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है? इसके बाद शोर और बढ़ा और सदन की कार्यवाही 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब राज्यसभा की बात करते हैं। 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई, 11:17 पर स्थगित हो गई। 12 बजे फिर से शुरू हुई। शुरुआती 2 मिनटों तक संसद टीवी की फीड पर कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ इशारा करते सभापति जगदीप धनखड़ दिखाई दिए। जैसे ही आवाज आई, सभापति ने नेता सदन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को बोलने का बुलावा भेजा। बारी आने पर जेपी नड्डा
नमूदार हुए और फिर से जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उन्होंने उठाया। हम सब जानते हैं कि जो विषय OCCRP ने रिपोर्ट किया उसको यहां पर लोकसभा के सदन के विपक्ष के नेता ने उठाकर यह साबित किया है कि बाहरी शक्तियों का वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। जेपी नड्डा कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी पर आरोप लगा रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, सोनिया गांधी के बगल में बैठे कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी अपनी जगह खड़े हुए और अडानी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूँ। अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है। लेकिन ये सारी बहस बेहद हंगामे के बीच संपन्न हुई। विपक्षी खेमा अडानी को लेकर के नारेबाजी कर रहा था तो सत्ता पक्ष का खेमा जॉर्ज सोरोस के नाम को लेकर के, और दोनों खेमों के बीच थे सभापति धनखड़। कुछ देर तक ऑनरेबल मेंबर्स की पुकार सुनाई दी, किसी ने सुना नहीं और आखिर में उन्होंने 11 दिसंबर तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का आदेश दे दिया। लेकिन संसद के बाहर शुरू हुई असली बहस। संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट शुरू हुआ। आरोप मोदी अडानी का गठजोड़ है, इसलिए सरकार संसद नहीं चलने दे रहा चाह रही। डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों ने विपक्ष पर आवाज दबाने के इल्जाम लगाए। यहाँ जिस प्रकार से नाटक किया जा रहा है प्रतिपक्ष द्वारा, यह शोभनीय नहीं है। कभी टी शर्ट पहन के आना, कभी स्टिकर चिपका के आना, कभी मास्क पहन के आना, कभी बैग लेकर आना, कभी मुखौटे पहनकर आना। अगर प्रतिपक्ष को और विपक्ष को लगता है यही नेतागिरी है और यही लोकतंत्र है, तो मुझे लगता है उन्होंने लोकतंत्र के और संविधान के सही अर्थ को समझने में भूल किया है। लोकतंत्र में मेरी आवाज दबाई जा रही है, विपक्षी मुझे आवाज उठाने नहीं दे रहे हैं। कल भी 0 आवर में था, आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने हंगामा किया। आज फिर से मेरा शून्यकाल में है, तो आज फिर मैं उठाऊंगा। पहले तो वो सुन लें, मेरे 10 प्रश्नों को सुन लें। फिर टीवी चैनलों पर वो खबर फ्लैश हुई जिसके कयास एक दिन पहले से लगाए जा रहे थे। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, और ये नोटिस दिया गया इंडिया ब्लॉक के सांसदों की ओर से। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक इस अविश्वास प्रस्ताव पर 70 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन क्या ये प्रस्ताव सभापति धनखड़ की कुर्सी पर सचमुच कोई खतरा लेकर के आया है? इसको संविधान की मदद से समझ लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 67B, अगर राज्यसभा के सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पास करते हैं और उस पर लोकसभा की सहमति होती है तो देश के उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इस वास्ते प्रस्ताव लाने के लिए सदस्यों को न्यूनतम 14 दिनों का नोटिस देना होगा। और आप जानते ही हैं कि देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और नियम देखें तो यदि सभापति जगदीप धनखड़ को कुर्सी से हटाना है तो इंडिया ब्लॉक को बहुमत चाहिए होगा, और यहां पर इंडिया ब्लॉक पीछे छूटता हुआ दिखाई देता है। राज्यसभा में एनडीए के पास हैं 119 सांसद, इसमें भाजपा के अलावा जनता दल यूनाइटेड, एनसीपी अजित पवार, तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना, असम गण परिषद और राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियों के सांसद भी शामिल हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक की बात करें तो राज्यसभा में उनके पास हैं 103 सांसद, इसमें कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई मार्क्सवादी, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार जैसी पार्टियों के सांसद भी शामिल हैं। यानी जाहिर है कि इंडिया ब्लॉक के पास नंबर्स नहीं है। तो इस अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या रहा? दरअसल ये एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स है और मैसेज देने की कोशिश है। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हैं मनोज सीजी, उनसे बातचीत में इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव भाजपा को ये मैसेज देने की कोशिश है कि वो मनमर्जी तरीके से संसद को बर्बाद नहीं कर सकती है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सभापति धनखड़ के खिलाफ इस राजनीतिक मैसेजिंग से भरा प्रस्ताव लाया गया हो। साल 2024 के बजट में अगर आपको याद हो, उस बजट सत्र के दरमियान विपक्ष ने ऐसा ही प्रस्ताव रखा था। तब के प्रस्ताव पर 80 सांसदों के दस्तखत थे, लेकिन सेशन खत्म होने तक ये प्रस्ताव सबमिट नहीं किया जा सका, लिहाजा लैप्स कर गया। इसके पहले साल 2020 में राज्यसभा के उपसभापति उस समय
हरिवंश नारायण सिंह हुआ करते थे और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तब 3 कृषि कानूनों पर बहस के दौरान विपक्ष ने उन पर संसद के नियम तोड़ने के आरोप लगाए थे। और उसके पहले साल 1951 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर, साल 1966 में लोकसभा स्पीकर सरदार हुकुम सिंह, साल 1987 में लोकसभा स्पीकर बलराम झाखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। ये सारे प्रस्ताव या तो समय से पेश ही नहीं किए जा सके या फिर बहस के बाद सदन में खारिज कर दिए गए। और अब आया है एक और प्रस्ताव। सुनते हैं पत्रकारों को जो सभापति धनखड़ के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर कुछ और जानकारियां शेयर कर रहे हैं। तो आगे की बात करें तो इसमें धनखड़ के लिए आगे एक तो एम्बैरेसमेंट भी है, दूसरा बताया जा रहा है कि अब उनको चेयर पर भी बैठने नहीं दिया जाएगा। आपत्ति जताई जाएगी कि आप अपने ही खिलाफ कैसे, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में फैसला क्या करेगा, तो आप कैसे मुंसिफ बन सकते हैं, सवाल यही है। इसलिए आपको चेयर, सभापति की चेयर में बैठने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। ऐसी एक पूरी रणनीति के तहत इंडिया ब्लॉक कल हंगामा करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस खबर में बात अदालतों की करेंगे और न्यायपालिका में सम्मानित और जिम्मेदार पदों पर बैठे गणमान्य लोगों के आचरण पर उठे सवालों की भी करेंगे। शुरुआत इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव से करते हैं, जो 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और वहां उन्होंने कुछ राजनीतिक मिजाज की बातें, टिप्पणियां की थी, जिसके बाद ये सवाल उठे कि क्या एक सिटिंग जज का पब्लिक अपीयरेंस इस तरह का होना चाहिए, क्या सार्वजनिक तौर पर उन्हें इस तरह की बातें कहनी चाहिए। अब इस मामले में कुछ अपडेट्स हैं, जैसे कि 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण की संस्था कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स CJAAR ने देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को चिट्ठी लिख करके जस्टिस यादव की शिकायत की। इस चिट्ठी में CJAAR ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ऐसे लफ्ज़ों का उपयोग किया गया है जिसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। उनके वक्तव्य से न्यायपालिका के सम्मान को ठेस पहुंची है। उनके एक्शंस और विचारों को देखें तो जज के तौर पर उनकी काबिलियत पर सवाल खड़े होते हैं। CJI से आग्रह है कि वो जस्टिस यादव के खिलाफ एक इन हाउस इंक्वायरी शुरू करें और साथ ही उन्हें उनके तमाम न्यायिक कार्यों से मुक्त करें। बता दें कि CJAR ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ वकीलों ने भी CJI के साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख करके जस्टिस यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अब 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम कार्रवाइयों और खबरों का हवाला दिया, जस्टिस यादव के विश्व हिंदू परिषद वाले इवेंट में दिए गए भाषण का संज्ञान लिया और एक प्रेस रिलीज, एक वक्तव्य जारी किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के स्पीच के बाबत जो खबरें छपी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनका संज्ञान लिया है। इस बाबत तमाम जानकारियां हाई कोर्ट से मांगी गई हैं और ये मामला अभी विचाराधीन है। अदालतों से जुड़ा एक और केस चर्चा में है और ये केस है अतुल सुभाष का। उम्र 34 साल, मूलतः उत्तर प्रदेश के जौनपुर के वासी, जो बेंगलुरु में रह करके IT इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। 9 दिसंबर 2024 को अतुल सुभाष ने बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट इलाके में अपने फ्लैट पर अपनी जान दे दी। आज तक में छपी सागय राज की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि 9 दिसंबर को सुबह 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि अतुल सुभाष अपनी जान देने वाले हैं। पुलिस की एक टीम अतुल के फ्लैट पर पहुंची, दरवाज़ा नहीं खुला तो उसको तोड़ा गया और अंदर अतुल का पार्थिव शरीर बरामद हुआ। सामने एक तख्ती थी जिस पर अतुल ने अंग्रेजी में लिखा था जस्टिस इज ड्यू, यानी न्याय मिलना भी बाकी है। पुलिस ने बताया है कि ये कदम उठाने के पहले अतुल ने 1.5 घंटे लंबा वीडियो बना करके अपनी बात कही है और इसके साथ ही 24 पन्नों का नोट अपने दोस्तों को ईमेल पर भेजा। साथ ही उन्होंने ये नोट उस NGO के ग्रुप में भी डाला जिससे अतुल लंबे समय से जुड़े हुए थे। ग्रुप में नोट डालते हुए अतुल ने लिखा, सर ये मैसेज गुड बाय बोलने के लिए है, हो सके तो मेरी फैमिली की मदद कीजिएगा। अभी तक के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी खबर के साथ अतुल के उस नोट के कंटेंट सामने आए जो उन्होंने अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर किए थे। अब आगे बढ़ने के पहले हम एक ज़रूरी चेतावनी आपको दे रहे हैं कि आगे दी गई डिटेल्स आपको विचलित कर सकती हैं। दर्शक अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अपने इस नोट में अतुल ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, अपनी सास निशा सिंघानिया, अपने साले अनुराग सिंघानिया के साथ जौनपुर फैमिली कोर्ट में तैनात जज रीता कौशिक और उनके पेशकार माधव को
अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया। अपने इस नोट में अतुल ने इल्ज़ाम लगाया कि उनका और उनकी पत्नी का तलाक का मुकदमा जज रीता कौशिक की अदालत में चल रहा था और उनकी पत्नी ने गुजारे भत्ते के लिए अतुल और अतुल के परिवार पर एक के बाद एक 10 मुकदमे किए। इल्ज़ाम ये भी कि इनमें से अधिकतर मुकदमे झूठे थे। मुकदमों की लिस्ट आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। अतुल ने यह भी कहा कि उनके मामले के निस्तारण के लिए जज रीता कौशिक ने 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। रिश्वत नहीं दी तो जज ने 80,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण का आदेश दे दिया। ये भी इल्ज़ाम लगाए। अपने इस नोट में अतुल ने जज और अपनी पत्नी निकिता पर कुछ और इल्ज़ाम लगाए, जैसे कि 21 मार्च 2024 जज रीता कौशिक के केबिन में हो रही सुनवाई के ब्यौरे उन्होंने शेयर किए हैं, जो उनका अपना वर्जन है। जज रीता कहती हैं कि ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते। इस पर अतुल कहते हैं कि ये लोग पहले 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, अब आपके ऑर्डर के बाद 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। इस पर जज रीता कहती हैं तो फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, इसलिए मांग रही है। कुछ देर सुनवाई के बाद उनकी पत्नी निकिता कहती हैं कि तो तुम भी क्यों नहीं कर लेते आत्महत्या। इस पर जज रीता हंसते हुए निकिता से कहती हैं कि आप बाहर जाइए। जज रीता कहती हैं कि ये केस सेटल कर लो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अतुल कहते हैं कि ठीक है मैम, आप जैसा कहो। जज रीता कहती हैं कि मैं 5 लाख लूँगी और मैं सेटल करवा दूँगी, बहुत रीज़नेबल अमाउंट है, इतना तो पैसा कमाते हो तुम। अतुल ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास सबूत हैं, आप हमारा केस मेरिट पर सुनो। इस पर जज रीता कहती हैं कि ठीक है, तुम्हारा केस मेरिट पर ही सुनेंगे, तुम बाहर जाओ। इसके बाद अतुल ने एक और वाकये को लेकर के इल्ज़ाम लगाए हैं। 10 अप्रैल 2024 जौनपुर फैमिली कोर्ट के बाहर सास निशा सिंघानिया हंसते हुए कहती हैं उनसे, अरे तुमने अपनी जान अभी तक नहीं दी, मुझे लगा कि आज खबर आएगी। अतुल कहते हैं कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। इस पर निशा कहती हैं कि तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पैसे, पति के मरने के बाद सब वाइफ का होता है, तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होता है, पूरी ज़िंदगी तेरा ख़ानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। ये वो 2 वाक़ये हैं जिसे अतुल ने अपने नोट में अपनी हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आगे के हिस्से में अतुल ने कहा है कि जज रीता कौशिक की कोर्ट में मौजूद पेशकार माधव पेशी और तारीख के लिए सभी से मिनिमम 50 रुपये घूस लेता है। ये घूसखोरी जज कौशिक के सामने होती है। पेशकार माधव ने एक बार मुझे फ़ोन किया और कहा कि 3 लाख रुपए में वो जज रीता से केस सेटल करवा देगा। सुनवाई के दौरान पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्णय किया जाना था। जज रीता ने मेरी तनख्वाह का कैलकुलेशन टैक्स काटे बिना किया। जज साहिबा को लगा कि सरकार को दिया जाने वाला टैक्स भी मेरी कमाई है। अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान मैंने जो बातें कही थी उन्हें रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया। जज रीता ने 16 पेज का पक्षपाती जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अपने 4.5 साल के बच्चे के लिए मैं हर महीने 80,000 रुपये अपनी पत्नी को दूं। इस राशि से 40,000 गुजारे के लिए और बाकी के 40,000 भरण पोषण के लिए होंगे। उनके ऑर्डर के मुताबिक जौनपुर में रहने वाले बच्चे के लालन पालन के लिए हर महीने 40,000 का गुजारा भत्ता चाहिए होता है। मुझे डर है कि जब बच्चा 10 या 15 साल का होगा तब गुजारे भत्ते की राशि क्या होगी। जज ने अपने निर्णय में मुझे अपने बेटे से मिलने देने का कोई प्रावधान नहीं किया। ये तो इल्जाम हैं जो सीधे सीधे न्यायपालिका पर लगाए गए हैं। इस नोट में उन्होंने अपनी पत्नी निकिता और उनके घर वालों पर भी बहुतेरे इल्जाम लगाए हैं। नोट के आखिरी हिस्से में अतुल ने अपने परिवार के साथ कुछ तस्वीरें भी लगाई हैं और आखिर में एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है डेथ होल्ड्स नो फियर। ये मामला अदालती प्रक्रिया पर अपने हिस्से के इल्ज़ाम लगाता है। एक व्यक्ति की जान गई, इसलिए ये भावनात्मक मसला भी है, लेकिन अभी इस मामले में और पक्ष भी सामने आने हैं। इन संगीन आरोपों पर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता और उनके घर वालों को जवाब देना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जवाब देना है जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक को। उनका पक्ष आता है तो लल्लन टॉप वो भी आपसे शेयर करेगा, लेकिन फ़िलहाल एक अपील। अदालतें हैं, मुकदमे हैं और सुनवाइयाँ हैं, लेकिन इन सब के बीच हैं हम, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, हमारे प्रियजन। इसलिए हम लल्लन टॉप शो के आखिर में कहते हैं कि अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खबर लेते देते रहिए, कुछ सुनते सुनाते रहिए ताकि दिल का बोझ हल्का हो, क्योंकि हम सेपियंस तमाम युद्धों में उलझे हुए हैं, उलझाए गए हैं। उनसे लड़ाई के लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है। इस शुभेच्छा के साथ बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी दिल्ली से है। जिस व्यक्ति को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक वो दिल्ली में
फरवरी 2020 में हुए दंगों के आरोपियों में से है। उनका नाम है ताहिर हुसैन। पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े पार्षद थे, पार्टी ने निष्कासित कर दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ताहिर हुसैन को दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से विधानसभा का टिकट देने का फैसला किया है। ओवैसी ने ताहिर हुसैन और उनके परिजनों के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। ताहिर को टिकट मिलने पर उनके बेटे शादाब हुसैन ने क्या कहा, वो सुनिए। हमें बाकी पार्टियों की तरह धोखा ना देकर अपने साथ शामिल करके हमारे साथ इसमें वो खड़े रहे और उन्होंने हमें यहाँ मुस्तफाबाद विधानसभा से मेरे वालिद साहब को टिकट देकर उम्मीदवार घोषित करा है, तो उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिलहाल ताहिर हुसैन जेल में बंद हैं। साल 2024 के मई महीने में दिल्ली की एक कोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक मामले में उन्हें जमानत दे दी है। बाकी मामलों में वो अभी भी हिरासत में हैं। ताहिर को जमानत देने वाली कोर्ट ने कहा था कि उनकी भूमिका कथित तौर पर भड़काने वाले और साजिशकर्ता की है। बेशक वो भीड़ का हिस्सा नहीं थे जिसने दुकान पर हमला किया, लेकिन दंगों में ताहिर की भूमिका दूरस्थ प्रकृति की थी। वो पहले ही 3 साल से ज्यादा वक्त हिरासत में बिता चुके हैं, इसलिए इस मामले में वो जमानत के हकदार हैं। अगली सुर्खी, पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा का 9 दिसंबर की देर रात निधन हो गया। 92 साल के कृष्णा ने बेंगलुरु में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। कर्नाटक सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। कर्नाटक के मांड्या जिले में जन्मे कृष्णा ने मैसूर के महाराज कॉलेज से ग्रेजुएशन और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से LLB की पढ़ाई की और उसके बाद अमेरिका से लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। भारत वापस आकर कृष्णा कर्नाटक और दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करने लगे। फिर कुछ समय बाद हुई उनकी राजनीति में एंट्री। साल 1962 में वो मधुदर सीट से विधायक बने। 1971 में मांड्या लोकसभा उपचुनाव जीत करके कांग्रेस के सांसद बने। अगले साल यानी 1972 में लोकसभा से इस्तीफा देकर कर्नाटक सरकार में मंत्री बने। 1983 में वो इंदिरा सरकार में उद्योग मंत्री बने। 1989 में कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष और 93 में उप मुख्यमंत्री बने। 1999 में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष उनको बनाया गया। कृष्णा साल 1999 से 2004 तक कांग्रेस से कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। साल 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। 2009 से 2012 तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA सरकार में विदेश मंत्री रहे। कृष्णा 2017 में कांग्रेस छोड़ करके भाजपा से जुड़ गए थे। 2023 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें आधुनिक कर्नाटक का जनक भी कहा जाता है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ तस्वीरें साझा करते हुए एक्स पर लिखा, कृष्णा जी ने हमेशा दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। उनके निधन से हमें गहरा दुख पहुंचा है। उनके काम के लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, श्री SM कृष्णा के दशकों के काम ने कर्नाटक के विकास और बेंगलुरु को एक तकनीकी केंद्र में बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगली सुर्खी है, बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यव्यापी महिला संवाद यात्रा 15 दिसंबर से प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री नीतीश की इस यात्रा को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक आपत्तिजनक बयान दिया है। लालू यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश ये यात्रा अपने नैन सेंकने के लिए कर रहे हैं। अच्छा जा रहा है तो अब तो नैन सेंकने जा रहे हैं। लालू के इस बयान की JDU नेता KC त्यागी ने निंदा करते हुए कहा, ऐसी विभत्स टिप्पणियां हमने कभी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं सुनी। ऐसी विभत्स टिप्पणी हमने कभी राजनीतिक क्षेत्रों में नहीं सुनी। ये घटनाक्रम निंदा करने योग्य भी नहीं है और मैं जरूर सोनिया जी से लेकर के ममता बनर्जी तक, सुप्रिया सुले से लेकर के जो भी महिला नेता हैं इंडिया गठबंधन की, उनसे कहना चाहता हूं कि वो इसकी कठोर निंदा करें। लेकिन चर्चा लालू के बस इसी बयान की नहीं है। एक और है जिसमें लालू ने कहा कि कांग्रेस की आपत्तियों की चिंता नहीं है, इंडिया ब्लॉक की कमान ममता बनर्जी के हाथ में देनी चाहिए। कांग्रेस की वजह से नहीं होगा, ममता को। अगली सुर्खी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई। बतौर गवर्नर RBI आज शक्तिकांत दास का कार्यकाल समाप्त हुआ। शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 को गवर्नर बनाए गए थे। उन्होंने उर्जित पटेल की जगह ली थी। 3 साल का कार्यकाल 2021 में पूरा हुआ। बाद में उनके कार्यकाल को और 3 साल के लिए बढ़ाया गया। आज विदाई के मौके पर शक्तिकांत दास ने पत्रकारों को संबोधित किया और ये कहा, एंड फाइनली आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कन्वे माय बेस्ट विशेस to the incoming governor श्री संजय। अब केंद्र सरकार ने मौजूदा रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को RBI का नया गवर्नर नियुक्त किया है। वे RBI के 26वें गवर्नर होंगे। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने IIT कानपुर,
से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किया। 33 साल का अनुभव है। पावर, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनिंग आदि सहित कई अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में वो वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी रेवेन्यू हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी के कार्यभार के पहले उन्होंने वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग में सचिव का पद संभाला था। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। From amoeba to dinosaur, it took some time. It took billions of years. But some time in the history of universe. AI we know today is like the amoeba, but AI will continue to develop for thousands of years, for millions of years. And it is much faster than the process of organic evolution. What if they develop consciousness and empathy and some of us start realizing that so far we were worshipping false god? Even if AIs don't have consciousness, they can easily fool us and make us believe that they feel things. Whatever computers can do, they need our command. But if they are developing human intelligence, then probably that is the next chapter. An atom bomb is so much power, but the power is actually in human hands. AI is able to decide things by itself and is able to invent new things by itself. One of the terms you mentioned in the book, which is computer politics. That the easiest way to grab your attention and to keep you constantly engaged with the platform is to press the hate button or the greed button or the fear button in our mind. First lesson we should teach or feed to the algo is that you can commit mistakes. Exactly. Like you create an AI to screen job applications. And if in the present moment there is bias against women, you train on this data, it will learn, oh, women are not good for this job. And the AI will repeat the same bias in the future. The ultimate question is which story we believe in. All our life, over thousands of years, we have believed in biological dramas. Two males fighting over a female. So, you have it in humans, you have it in dogs, you have it in elephants, you have it in chimpanzees. So you have it in the Ramayana, you have it in Shakespeare, you have it in Hollywood and Bollywood. Every alpha has to remember that AI is the ultimate alpha. Now the big question and the last question, how do we go ahead on this? So let me explain.